अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, आज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के 13 ज़ेर इल्तवा मुकदमात की समातें हुई, जिनमें तोशा खाना, अलकादिर ट्रस्ट, साइफर और 9 मई समेत मुख्तलिफ केसेस थे। लेकिन इन सब केसेस में एक केस जिस पर काफ़ी तवज्जो दी जा रही थी वो बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फौरी मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए वफाकी हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जेल में मौजूदा हालत और इन्हें दी गई सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। अब ये सब शायद पीटीआई के लिए भी गैर मुतवक्के नहीं था, क्योंकि पीटीआई एक दिन पहले ही प्रेस रिलीज़ में अनाउंस कर चुकी थी कि ये मामूल की अदालती कार्रवाइयाँ हैं और इनको किसी भी किस्म के रिलीफ की तवक्को नहीं। लेकिन जहाँ पर मुलाकात के हवाले से हुकूमती वज़रा खसूसन तारिक फजल चौधरी जो ये बरमला कहते दिखाई दिए थे कि 8 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की कोई मुलाकात नहीं होगी, क्या अब 8 फरवरी के बाद इसमें कोई नरमी होगी, इसका हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन आज बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो मीडिया टॉक की, इसमें उन्होंने कहा कि वो बानी पीटीआई के 300 केसेस देख रहे हैं, लेकिन पिछले 5 महीनों में सिर्फ 20 दिसंबर को उनकी 5 मिनट की एक मुलाकात करवाई गई। तो मौजूदा हुकूमत को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जिस तरह पीटीआई अपना कल का बोया आज काट रही है, तो आज इक़्तिदार में बैठे लोग जो कुछ बो रहे हैं कल इनको भी वही काटना होगा। इसके अलावा अगर हम कल के रोज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से दी जाने वाली शटर डाउन हड़ताल की बात करें तो ये कोई इस तरह का इम्प्रेसिव शो नहीं था जिससे हुकूमत प्रेशर में नज़र आती। पीटीआई का क्लेम है कि अवाम ने इनका भरपूर साथ दिया, जबकि हुकूमती वज़रा का ये मौक़िफ़ है कि अवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी जो इस हवाले से स्ट्रीट मूवमेंट चलाते नजर आए, वो 8 फरवरी को कहाँ थे, इस पर भी सवालात मौजूद हैं। ये इवेंट जिसकी कई माह से तैयारियां की जा रही थी, पीटीआई की क़यादत बड़े बड़े दावे कर रही थी, तो क्या इस एहतजाजी कॉल से वो तवक्कुआत जो एक्सपेक्ट की जा रही थी वो किस हद तक पूरी हुई और अब आगे पीटीआई का प्लान क्या होगा। इसके अलावा एक और ख़बर जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 का इजरा कर दिया गया, जिसके मुताबिक गवर्नेंस में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की पेशरफ्त हुई है। 1 साल के दौरान 135 इदारों में 660 इस्लाहात नाफिज हुई और सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स पावर सेक्टर में लाई गईं। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने यह भी कहा कि अब 100% फ़ाइलें डिजिटाइज हो चुकी हैं और कोई नौकरशाही फ़ाइलें नहीं रोक सकती। अब फ़ाइलें रोकने वाला बराह रास्त वज़ीर आज़म के रडार पर आता है। अब देखना यह है कि इन इस्लाहात से आवाम किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज़िया निगार आमिल लिहाज़ राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और उस पर 180 डिग्री के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। जो वज़रा हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं, वो कह रहे हैं ये कॉल फेल हो चुकी है, अवाम ने इसको फॉलो नहीं किया, जबकि पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कहती है कि आप KPK में आकर देख लीजिए या बलूचिस्तान में देख लीजिए, दीगर शहरों में देख लें, बिल्कुल जो इकनॉमिक एक्टिविटी थी वो स्टैंड स्टिल पर थी। हमारी जो प्रोटेस्ट की कॉल थी वो कामयाब हुई है। अब इसमें किसकी बात मान लें, कौन फैक्ट्स बता रहा है, कौन फैब्रिकेट कर रहा है? बहुत शुक्रिया शाह साहब, मेहरबानी आपने हुकूमत का नुक्ता नज़र जानने के लिए मुझे मदऊ किया। देखिए, मैं तो वही बात कहूंगा जो बाकी वज़रा ने किया, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक के साथ करूंगा। लेकिन हतमी फैसला जो है वो आप और आमिर लिहाज़ राना साहब मेरे भाई हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो करेंगे। लेकिन मैं आप दोनों के सामने कुछ हकायक रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुतादिद शहरों के अंदर इतवार वाले दिन वैसे ही मार्केट्स बंद होती हैं, लेकिन आप उस पे ना जाएं। आप ये जहन में रखें कि जो भी हालात व वाक़यात है उसकी जो है रोशनी में क्या ये जो पहिया जाम हड़ताल थी और शटर डाउन कॉल थी, ये कामयाब हुई या नहीं हुई। लेकिन KPK के अंदर सूबाई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अगर हर जिले का DC मुतलका मार्केट्स और खाली जो है वो GTS अड्डे और A और B और C और D क्लास स्टैंड पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट को भी बंद नहीं करा सकता, तो वो उसके लिए मामूली सी चीज है। असल में हड़ताल की कामयाबी का कहाँ पता चलता? पहला तो लाहौर और कराची, यानी ये 2 शहर हैं जो कि पाकिस्तान की सियासी सिमत का तयन करते हैं। पंजाब का जरा कैपिटल लाहौर है। लाहौर में आपने देखा कि वैसे ही 6, 7 और 8 को बसंत की छुट्टी थी, उसके बावजूद मैं कल खुद भी लाहौर में मौजूद था। हजारों नहीं लाखों लोग बसंत मनाने के लिए निकले हुए थे। अगर तहरीक इंसाफ का जो
हड़ताल की कॉल थी वो क्या थी कि लोगों ने घरों से नहीं निकलना, ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्ट नहीं चलानी, और जिन लोगों की मार्केट से उन्हें दुकानें नहीं खोलनी। तो मेरे ख्याल से एक आसान टारगेट था। अगर लोग जो है वो दुकानें ना खोलते, ट्रांसपोर्ट सड़कों पर ना लेकर आते, तो हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो चंद घंटों में डंडे या ताकत के जोर पे वो दुकानें खुलवा सकती। लंबा टाइम है तो हुकूमत खुलवा सकती है, कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन का टाइम पीरियड हो, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम पीरियड हो, लाहौर में 1 लाख दुकानें, उनको खुलवाया ही नहीं जा सकता। या लाहौर के अंदर अगर ट्रैफिक गायब हो जाए, लोग अपने घरों में जाके पार्किंग में लगा दें गाड़ियां, तो कैसे आप उसे सड़कों पे लेकर आ साहब सकते हैं? मुझे ये बताएं ये गिरफ्तारियों के हवाले से जो पंजाब समेत मुख्तलिफ शहरों से जो खबरें आ रही थी कि आपने प्रीएम्प्टिव ही अरेस्ट शुरू कर दी हैं, ये फिर गलत हैं? सर, क्या ऐसा इसको नहीं हुआ। रिस्पॉन्ड नहीं किया जी। लोगों ने कि अगर गिरफ्तारियां सर, होंगी तो इसमें 2 कौन बाहर बातें हैं। आएगा? ये भी आपने तय करना है। मुझे बताएं, तहरीक इंसाफ की कॉल क्या थी? तहरीक इंसाफ की ये कॉल तो नहीं थी कि आपने सड़कों पर एहतजाज करना है। कॉल ही यही थी कि आप लोगों ने मोबाइल बंद करने और घरों पे सो जाना है। क्या हुकूमत बेवकूफ है कि जो लोग घरों पे सो रहे हैं उन्हें घर से उठाकर गिरफ्तार कर ले? हुकूमत ने अगर गिरफ्तार करना होता तो सराफा बाजार मार्केट के सदूर को गिरफ्तार करते। हुकूमत ने गिरफ्तार करना होता तो बाकी मार्केट्स के जो ओहदेदारान है उन्हें गिरफ्तार करते कि मार्केट नहीं खोलनी। हुकूमत ने गिरफ्तार करना तो ट्रांसपोर्टर्स को गिरफ्तार करते। क्या एक सिंगल ट्रांसपोर्टर, चाहे वो ट्रक हो, चाहे बसों वाले हों या बाकी लोकल ट्रांसपोर्ट हो, उनके कोई ओहदेदारान का स्टेटमेंट आया कि जी हमें गिरफ्तार किया गया कि ट्रांसपोर्ट सड़क पर नहीं लेकर आनी? यहां इल्जाम क्या लगाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को हिदायत ये थी कि आप लोगों ने शटर डाउन और पहिया जाम को कामयाब करना है। उनकी कामयाबी ये है कि आप लोग ना खुद घरों से निकले ना किसी को बाहर निकालें। तो ऐसे के अंदर हुकूमत बेवकूफ है कि जाकर उन्हें घरों से उठाकर लेकर आएगी, ये 170 बंदा है, हम इन्हें अंदर कर दें। ये बेसिकल नहीं, ये नॉन लॉजिकल बात है। ये बात बैठ नहीं रही। और दूसरी बात ये कि आज हर बंदे के मोबाइल के अंदर उसके घर के कैमरे की एक्सेस मौजूद है। ये डीवीआर वाला काम पुराना हो गया, अब आपने आई क्लाउड को एक्सेस दी हुई होती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत ने, पंजाब की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं पंजाब और मरकज का नुमाइंदा हूं, एक ऐसी वीडियो दिखाई है जिसके अंदर पुलिस ने उनके घरों पे रेड किया हो या लोगों को गिरफ्तार किया हो? ठीक। हाँ, एक दो एक्सेप्शन अगर कहीं पर मौजूद है, कोई बंदा लॉ ऑफ लैंड की वायलेशन करे और बात है। कोई मैसिव कार्रवाइयां हुई हैं, आपको फुटेजेस दिखा दें, मैं खामोशी चुप कर जाऊंगा कि वाकई वो बलोचिस्तान से जो खबर है ना, वो 200 के करीब कारकुनान की गिरफ्तारी की है, जो बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं। मैंने पंजाब की बात की है सर, मैंने पंजाब की बात की। ये ले जाएंगे, ये बात सुने, ये ले जाएंगे बलोचिस्तान में जहां से वैसे तरीके से एक सीट नहीं जीती, ये ले जाएंगे सिंध में, मेजोरिटी में नहीं है भाई। जो आपका हब है, आप पंजाब को अपना हब कह रहे हैं ना कि हमने नून लीग की बैटल फील्ड में जाके उसका मुकाबला किया है। तो ये बताएं पंजाब के अंदर कौन सी गिरफ्तारी हुई है और पंजाब में किन किन शहरों के अंदर आपकी हड़ताल कामयाब हुई है? और इसके लिए मैं समझूंगा आमिर लस्ताना साहब आपकी जो न्यूज के हेड है, आप अगला प्रोग्राम अपने ओएसआर पर मबनी कर लें, अपने चले राणा साहब से भी हम फैक्ट चेक करवा लेते हैं, जरा मौका दें उनको। शौकत साहब मुझे ये बताएं बिफोर आई गो टू राणा साहब, ये इतवार के दिन हड़ताल की कॉल देना तो इज़ द ईजीएस्ट थिंग आउट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि जहां पहले ही कारोबार नहीं होगा वहां पीटीआई क्लेम कर लेगी कि हमने बंद करवा दिया। नंबर 2, आपने जो कहा है या आपके वज़रा ने जो बात की है वो यही है कि पख्तूनख्वा में कामयाब एहतजाज हुआ, वहाँ तो हुकूमत ही आपकी है, वहाँ मुश्किल थी क्या आपको? नंबर 3, सुहेल आफरीदी साहब क्यों मंजर आम से गायब रहे, लाहौर में भी दिखाई नहीं दिए, तो क्या वजह इसकी? ये पहली हड़ताल थी जिसमें किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला गया किसी के ऊपर। जो एहतजाज करने वाले थे वो दुकानों के सामने थे, अगर कहीं भी दुकान खुली भी थी तो वो हंसकर मुस्कुराकर उसको डालकर आगे बढ़े। किसी को नहीं कहा कि शटर डाउन करें। जिन्होंने भी शटर डाउन किया उन्होंने अपनी मर्जी से किया। अब ये कहना कि जी इतवार को, क्योंकि हमने तो 8 फरवरी को करना था ना, 8 फरवरी का दिन ही हमने मनाना है। जो जिस दिन ईद उल फितर होती है तो उसी दिन ईद उल फितर होती है ना। इसी तरह जिस दिन ये था, एक तो ब्लैक डे के तौर पर मनाना था हमने, और ब्लैक डे के तौर पे हमने मनाया है। अब जाहिर है देखें, अब ये तो मैं क्लेम नहीं कर सकता ना कि पंजाब के अंदर उनकी अपनी हुकूमत है, उनकी अपने जो है ना, आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने किसी ताजा तंजीम से नहीं कहा होगा कि जी आपने आगे दुकानें बंद की तो आप ये हशर कर देंगे? क्या ये किसी से ढकी छुपी बात है जो फस्तायत पंजाब के अंदर हो रही है? लेकिन उसके बावजूद फिर भी लोगों ने मशल बार जुलूस निकाले, कुछ जगहों पे दुकानें बंद भी की, कुछ जगहों पे देखिए ये इस तरह था कि ये इसमें जबरदस्ती नहीं थी। वरना आपको पता है कि जिस तरह के काज में 10 बंदे भी निकल आए डंडों के साथ, दुकानें खुद ब खुद बंद हो जाती है। लेकिन हमने अनाउंस किया था कि जबरदस्ती नहीं करेगी। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इसका ये मतलब है कि बाकी एहतजाज में जबरदस्ती करते रहे? मतलब जबरदस्ती ना होने से क्या मुराद है? नहीं, जब भी आप देखें
नहीं, जबरदस्ती का मतलब ये है ना कि ये जो बाकी जो दुकानें रह गई थी, जो बंद नहीं हुई, ठीक। आपको पता है ना कि हमारे 3-4 दिन पहले से अनाउंस हो गया था कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं रोकेंगे, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक। तो ये एक अच्छी बात थी और मेरे ख्याल से कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी हमने और ये साबित किया है कि पीटीआई पुरअमन है। देखिए, हमेशा से इंतजार हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, ये डंडे बरसाए गए, हमने हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं, आज साबित भी किया हमने। तो कहने का मकसद ये है कि जो कुछ भी हुआ, आई थिंक मेरा जो पहिया जाम की, मैं खुद उसका मुखालिफ था कि जी पहिया जाम की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम खुद जब रैली निकालेंगे, जब हम खुद रैली निकालेंगे तो हमारे तो इलाके काफी दूर दूर है, ठीक। अगर हम एक जगह जाएंगे तो डेफिनेटली गाड़ी में बैठ कर ही जाएंगे। तो जब हम अपना गाड़ी का पहिया घुमाएंगे तो हम दूसरे को कैसे रोक सकते हैं? तो ये चीजें थी, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन बहरहाल फिर भी कई जगहों पे हुई है। जैसा उन्होंने खुद हमें कहा कि यार आपका है, हम आपके साथ सॉलिडरिटी शो करते हैं, अच्छी बात है। कई जगह पे उन्होंने कहा कि जी हम बंद नहीं करेंगे, हमने कहा आपकी मर्जी है, हम तो आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कराना चाहते। तो आई थिंक ये जो था ना, एक टोकन था, एक वो दिन याद दिलाना था 8 फरवरी का। इसका हरगिज मकसद ये नहीं था कि हम 8 फरवरी को जुलूस निकाल के हुकूमत खत्म कर देंगे। तो ये उजैफ साहब को थोड़ा सा इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि जी एहतजाज हुआ है। ठीक अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहेंगे जी हमने नहीं, एहतजाज तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, आप पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या कैसे एहतजाज होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं हम आपने जो एम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे किया। हमारे मुताबिक बिल्कुल सही हुआ है। ठीक ठीक है, मतलब आपने एम नहीं किया कि मुल्क को आवाम बंद कर हमारे दिया। साथ है। सही सही नहीं, सही है। देखिए, मुल्क को बंद करने के लिए, देखिए सर, आपको भी पता है कि मुल्क को बंद करने के लिए फिर आपने बहुत कुछ करना पड़ता है। वो चीज हम नहीं करना चाहते थे और ना हमने, हमारे तो देखिए ठीक है। जिन लोगों ने, हमने ऑप्शन दी थी कि जिन लोगों ने, लेकिन हमें खुशी इस बात पे है कि बहुत सारे लोगों ने आज खुद उन्होंने कहा कि जी हम बंद करेंगे, हम सॉलिडरिटी शो करेंगे इमरान खान के साथ। अब जाहिर है, अब सारे तो पीटीआई नहीं है ना, वो दूसरी जमातों के लोग भी तो है ना, दुकान पॉइंट आ गया। वो ठीक। गाड़ियों वाले हैं। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि जी सब, अगर हम जबरदस्ती करते तो शायद मुस्लिम लीग वाले भी नहीं निकल सकते। ठीक। लेकिन अच्छा, हमने ठीक कोई है। जबरदस्ती नहीं ठीक ठीक है, राना साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक तो हुज़ैफा साहब ने भी आपसे सवाल किया, आप इंडिपेंडेंटली बता दीजिए कि ये जो एहतजाज था इसके ऑब्जेक्टिव अचीव हुए नहीं हुए। नंबर 2, ये सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से जो अब तबसरे शुरू हो चुके हैं कि अब उनका मिजाज जो है वो ज़रा नरम हो जाएगा, अब वो अग्रेसिव टोन नहीं इख्तियार करेंगे, अब वो जो पहले 5वें गियर में चल रहे थे वो पहले दूसरे में आ जाएंगे, इसीलिए वो मंजर आम से भी गायब थे। मुत्तफिक हैं इससे आप? खबर क्या कहती है आपकी? देखें, शौकत साहब ने जो बात कही ना, पहला सच तो इन्होंने बताया कि ये खुद पहिया जाम के खिलाफ थे कि जब रैलियां निकालनी है तो पहिया जाम कैसा। दूसरा सच, और साथ इन्होंने लफ्ज़ कन्फ्यूजन का इस्तेमाल किया। शाहिद खट्टक इनके पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने जुमेरात को जो पार्लिमानी पार्टी हुई और महमूद खान अचकज़ई सामने बैठे हुए थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इन दोनों का नाम लेके कहा कि जी इन्होंने अबहाम पैदा किया। उन्होंने अंग्रेज़ी की बजाय उर्दू का लफ्ज़ यूज़ किया कि एहतजाज के मामले में। तो ये दोनों एक दूसरे पर डालते रहे, पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। लिहाजा वो तो टाइम फिश हुआ एहतजाज का मामला। केपी के अंदर इनके जो पीटीआई के अपने वर्कर्स हैं, ओहदेदार हैं, उन्होंने अलबत्ता दुकानें या पहिया जाम हड़ताल कराने की कोशिश की। इनके MNA MPA उसमें शामिल नहीं थे। यानी क़यादत कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी उस एहतजाज के लिए जो इमरान खान की तरफ से दिया गया इख्तियार था इन दोनों को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडरान को, कि आप जो चाहें एहतजाज करें। तो ना वो खुद क्लियर थे, ना पीटीआई की क़यादत क्लियर थी। तो मेरे ख्याल में इस पे इतनी लंबी बहस की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बहरहाल हड़ताल भी कहीं नहीं थी, पहिया जाम भी कहीं नहीं था। ये पीटीआई का एक प्रोटेस्ट था जरा मॉडर्न किस्म का। हम और आप आदी हो गए थे कि जी घिराओ, जलाओ और गुड टू सी यू कहेंगे चीफ जस्टिस, और आंसू गैस होगी, कहीं रोका जाएगा, कहीं बैरियर तोड़े जाएंगे। तो वो तो पीटीआई ने आज खुद, जब वो जो लफ्ज़ आपने सवाल स्टार्ट किया था कि 5वें गियर से चीफ मिनिस्टर मुनासिब जगह पे आ गए हुए हैं, बिल्कुल आए हैं। जब उन्होंने पिछले इतवार को जमरोद में जो जरगा था वहाँ बहुत कुछ अनवील करना था, लेकिन वो ना किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने अपेक्स कमेटी भी कर ली, वो शहीद के जनाजे में भी गए। इन बातों को हमें अच्छे अंदाज से देखना चाहिए कि अगर वो पार्लिमानी सियासी पुरअमन जिद्दोजहद की तरफ पीटीआई आ रही है तो राना साहब कता कलामी की माजरत, ये हुआ कैसे वैसे जी जो आप बता रहे हैं कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो डेमोक्रेटिक रवैया आपके बकौल उन्होंने इख्तियार कर लिया है, ये कैसे हुआ?
मेरे ख्याल में वो आपके सवाल में भी पिना है, जो दर पर्दा गुफ्तगू हुई, और उसमें जाहिर है कि ये नहीं है कि उसमें इमरान खान इन्होंने बुला दिया है, इमरान खान ही है। मैं तो बार बार कहूँगा कि पीटीआई को पार्लियामेंट का मोर्चा संभालना चाहिए, कमेटियों का संभालना चाहिए, हुकूमत की सहूलतकारी की बजाय दबा के दबंग किस्म की सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन करें, इनके अरकान वहाँ मौजूद रहें, हुकूमती अरकान की तरह हाजिरियाँ लगा के सिर्फ वो जो एजाज़िया मिलता है उसकी तरफ तवज्जो ना करें, बल्कि हकीकी अपोजिशन का रंग बनें, ना सहूलतकारी करें वाकआउट करके, बाइकआउट करके, चाहे वो आईनी तरमीम हो या बजट पास करना हो। इन्हें हर मामले में अपनी एतराज़ात डालने चाहिए और हुकूमत को नाको चने चबवाने चाहिए जो पार्लिमानी सतह पे, और वहीं पर मुज़ाकरात भी करने चाहिए, चाहे वो महमूद खान अचकज़ई करें, वो असद कैसर करें, बैरिस्टर गौर करें, या जो भी इनकी क़यादत पंजाब सिंध को सारी मिल के कोई वफद बनाएं और बातचीत करें कि इमरान खान तक रसाई भी हो, और इमरान खान साहब के पास भी जाके इन्हें सच बोलना चाहिए। मैं ये बिल्कुल जानते हुए कह रहा हूं कि ये लोग जाके वहां बोलते ही नहीं, जो इनकी क़यादत जाती है इमरान खान से डांट डपट सुनती है, आगे ऐलान शलान करके और फारिग हो जाते हैं कि जी हमने मैसेज पहुंचा दिया। भाई उनको तो बताए ना कि ग्राउंड पे हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हमें बातचीत करके आपकी जमानत का कोई रास्ता रिहाई का निकालना चाहिए। ये इमरान खान को फंसा रहे हैं। अब दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा बता दूं, मैंने अभी अभी अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि मैंने भी बसंत मनाई, मेरे बेटे ने भी मनाई और उनके बच्चों ने भी मनाई, क्योंकि हम लाहौरी हैं और लाहौरी बसंत मनाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, वो मरियम नवाज के उस बसंत मनाने के फैसले के साथ आ गई, उनके बच्चे आए, वीडियोस देखी, उन्होंने उस पर यह नहीं कहा कि ये आर्टिफिशियल वो हैं, इंटेलिजेंस की वीडियो हैं, जैसे वो मिशाल यूसुफजई उनके बयानात पे तंज़िया फ़िक्र कहती हैं। तो अगर पीटीआई के रास्ते ठीक बनते हैं, एहतजाज ये सुप्रीम कोर्ट में जैसे गए, आईनी अदालत में जाएं, सारी उनमें जो इनके वकला प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जोर दे रहे हैं वो अपना आईनी काम करें, अदालती काम करें, तो शायद रिलीफ की बात बने। ये जो बड़क लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एक मिजाज बन गया या टीवी शोज में आके, उससे तो इनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है और तो किसी को नहीं हो रहा। ठीक हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पार्टी को नुकसान तो है कन्फ्रंटेशन से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। उज़ैफ़ा साहब, जहाँ तक ताल्लुक़ है मुलाकात का जो शहबाज शरीफ साहब की हुई थी सुहेल आफरीदी साहब से, ऐसा तो नहीं है कि आधी इन्फॉर्मेशन ही बताई गई है सिर्फ, क्योंकि जिस तरह से सुहेल साहब के रवैये में तब्दीली आई है, जो राना साहब भी बात कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि हम ये मान लें कि इस बारे में पीएम साहब से उनकी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, खान साहब का जिक्र ही नहीं हुआ, पीटीआई का नाम ही नहीं आया, सिर्फ इंतज़ामी मामलात पे बात हुई, तो फिर इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। गुजारिश ये है कि एक तो जो है यूसुफजई साहब ने खुद सारी चीज़ें मान ली और बता दी, मेरे ख्याल से उसको मजीद फर्दर ना हम इंस्टिगेट करें तो बेहतर होगा। कि उन्होंने बताया कि वाकई उनके अपनी जमात के अंदर भी मुख्तलिफ आराएं मौजूद थी, कन्फ्यूजन मौजूद थी, लेकिन मैंने इतना बड़ा जो नैरेटिव बिल्ड इसलिए किया कि पिछले 10 दिन में मुझे जितने भी टॉक शोज में तहरीक इंसाफ की जो टीयर 1 की लीडरशिप है उनका सामना आमना जब मुझसे हुआ मेरा, तो वो यही कह रहे थे कि 8 तारीख को आपको हम बता देंगे कि तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत के अरूज पर है, और एक कॉल हमने दी और पूरे मुल्क के अंदर हुक आलम होगा। मैंने तो उसका जवाब दिया। बाकी एहतजाज सियासी जमातों के ऐसे ही होते हैं और इस तरह के एहतजाज को मैं अप्रिशिएट करना चाहिए अगर पुरअमन अंदाज में हुआ और डेमोक्रेटिक बिहेवियर के साथ हुआ। बेसिकली एहतजाज अलामती होते हैं। सियासी जमातों ने कोई 1,00,000-2 बंदा इकट्ठा करके जबरदस्ती पीएम हाउस या प्रेसिडेंसी पे कब्जा नहीं करना होता। दुनिया को बताना होता है कि हमारे साथ मासेस खड़े हुए हैं और लोगों ने हमारी एहतजाजी कॉल को कम अज कम मुस्तरद नहीं किया। यही तरीकेकार होता है और यही डेमोक्रेटिक बिहेवियर होते हैं। अब मैं आपकी बात पर आ जाता हूँ। देखिए बात यह है कि एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक तो सुहेल अफरीदी साहब वो हैं जो वजीर आजम साहब की मुबारकबादी की कॉल पर वजीर आजम साहब को उन्होंने कहा कि मेरी दरखास्त पेंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में रिगार्डिंग द मीटिंग विद IK। तो जवाब में पीएम ने कहा मैं इंक्वायर करके बताता हूँ, यानी पंजाब हुकूमत से मेरा स्टाफ इंक्वायर करेगा। उन्होंने बाहर आकर कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। तो क्या आप ये तवक्को करते हैं कि वहां उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ा होगा या इवन के पॉजिटिव अंदाज में महदूद बात की होगी और बाहर आकर नहीं बताएंगे? जिस जमात की टोटल बुनियाद ही उसके कल्ट पर हो और कल्ट की बुनियाद जो है वो पॉपुलर नैरेटिव के ऊपर हो, तो वो ऐसी बात क्यों नहीं करेगी जिससे उनका नैरेटिव ऊपर आएगा? एक तो बात है कि सोली एडमिनिस्ट्रेटिव मुलाकात थी और उस मुलाकात में जो जो चीजें डिस्कस हुई, अगले दिन आपने देखा कि फिर मुजम्मिल असलम साहब की मीटिंग मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एहसन इकबाल साहब से हुई, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस से हुई और उसी कॉन्टिन्यूटी में चीजें आगे बढ़ी।
अब आपका बड़ा वैलिड सवाल है कि जो सुहेल अफरीदी कहते थे कि मैं कुर्सी को लात मार दूंगा, इश्क के इमरान में मारा जाऊंगा, ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, ये कर दूंगा, वो अचानक ठंडे क्यों हुए? बेसिकली जो कुर्सी होती है सर, ये पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पर जब आप बैठते हैं, यूसुफजई साहब भी वजीर भी रहे हैं, तो बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी अहम होती है। शुरू शुरू में तो आपने जज्बाती बातें कर दी, असेंबली में जब आपने हलफ उठाया, सॉरी इलेक्शन जीते, हलफ तो उसके बाद हुआ, आपने अपनी विक्ट्री स्पीच टिका के कर दी, लेकिन उस ओहदे की जो नजाकतें हैं जब इंसान के सामने आना शुरू होती हैं कि सिर्फ इमरान की रिहाई नहीं है, बहुत सारी और भी चीजें हैं, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मेरे सूबे में ऑपरेशन के मामलात हैं, ऑपरेशन के मामलात में जब आप दीवार पर स्लाइड देखते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, अपने चीफ सेक्रेटरी की, अपने आईजी की, और उसमें वाकई आपको बताया जाता है कि ऑपरेशन नागुजीर है या कम से कम टारगेटेड कार्रवाइयां आप करें। सीटीडी ने जो कार्रवाई की, सीटीडी तो आपकी केबी की थी, और सीटीडी की कार्रवाई में उनके एहलकार जख्मी हुए, तो कम से कम एक सवाल ले पढ़ाया जाता है, ठीक है, एक जो सवाल बताया जाता है कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ना करें, दहशतगर्द तो अच्छे होते हैं, जब आपको बीइंग चीफ मिनिस्टर खुद उनसे मुकाबला करना पड़ता है और आपके लोग जामे शहादत नोश करते हैं, तो फिर रवैयों में तब्दीलियां आती हैं, वही तब्दीली देखने को मिलती है। उज़ैफर साहब, ये तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा था कि 8 फरवरी से पहले मुलाकात पॉसिबल नहीं है खान साहब के साथ। अब ये ज्यादती नहीं है कि सलमान सफदर साहब जो उनके काउंसलर हैं वो कहते हैं मैं 300 केसेस देख रहा हूँ खान साहब के, पिछले 5 महीनों में सिर्फ एक मुलाकात हुई 5 मिनट के लिए 20 दिसंबर को, इसके अलावा हुई नहीं। आपने 8 फरवरी की डेडलाइन दी थी। अब अगर सुहेल साहब आपको बेहतर आदमी और अच्छे लग रहे हैं तो क्या मुलाकात भी बहाल हो जाएगी, कुछ बेहतरी आएगी कनेक्शंस में? क्योंकि अगर वकील जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो अपने मिल नहीं पा रहा क्लाइंट से, तो ये डेमोक्रेसी तो ना हुई फिर। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, ना मैंने कभी अच्छा कहा और ना कभी बुरा कहा। मैं सिर्फ उनके मौकफ की बात करता रहता हूँ, और जरा मैं होता भी कौन हूं किसी को बुरा बना दूं या किसी को बिला वजह अच्छा बना दूं। सिर्फ जो उनका एक्ट है उस पर मैं बात कर रहा हूं। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि वकील की मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन वकील से भी करीबी इंसान की फैमिली होती है, और फैमिली में बहनों के बारे में हमारे जो इलाके हैं वहां तो मशहूर है कि आप जो है वो बहन अगर चलकर आ जाए तो आप कत्ल भी माफ कर देते हैं। बहन 3 बहनें 1 महीने सख्त सर्दी में उन्होंने जो भी की, हम उस जिदोजहद के खिलाफ हैं, आप उसके हक में हैं। उसके बाद उन्हें अपने भाई से, एक बहन को मुलाकात का मौका मिला, वो अंदर गई, उसने अपने भाई की वेलबींग पूछनी थी, भाई को उसने सारे हालात बताए, भाई ने एवेलुएट किया कि एक तरफ बहन के साथ मैं अपनी वेलबींग शेयर करूं और इन मुलाकातों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, या फिर मैं अपना नैरेटिव बचाऊं, अपने कल्ट को बचाऊं। उसने कहा नहीं, बहनें जलील होती हैं, होती रहे, मैं अपने कल्ट के साथ खड़ा हूंगा। उसने बहन को जो पैगाम भरकर भेजा वो अगले दिन ट्वीट हुआ। मुझे आप बताएं, जो शख्स अपनी बहन से मुलाकात का परवाह ना कर रहा हो और उसका लिहाज ना कर रहा हो और इतना खौफनाक ट्वीट कर दे, हम कैसे तवक्को करें कि उस शख्स की उसके वकीलों से मुलाकात को दोबारा बहाल कर दिया जाए, उसके कंडक्ट को दुरुस्त मानते हुए, जबकि हमें नजर आ रहा हो कि वो शख्स हर मुलाकात को सियासी अंदाज में, हर मुलाकात को मुतनाज़िर तरीके से पूरे करता है। अदरवाइज उनके वकील की मुलाकात या उनकी फैमिली की या किसी मौलिद की मुलाकात हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। 2.5 साल मुलाकातें होती रही हैं, और फिर आप कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के उतने भी, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी मुलाकात के बाद कभी किसी डॉक्टर अदनान को नहीं कहा कि जाकर तुम जो है नवी शहरा कायदे को आग लगा दो, माल रोड पे चढ़ाई कर दो। मियां साहब ने अपने कंडक्ट से अपना एतमाद बनाया, जेल इंतजामिया ने फिर ज़ाहिर है अपनी लचक भी दिखाई, हम भी वो लचक 2.5 साल तक दिखाते रहे, 2 साल तक हमने अपने डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज किया, लेकिन आपने उस डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज करने को मिसयूज किया, पॉलिटिसाइज किया, मजबूर हुए। ठीक है, पॉइंट आ गया। शौकत साहब आप भी कमेंट कर दीजिए, जो सुहेल अफरीदी साहब के रवैये पर अभी गुफ्तगू हुई है कि इस पर वो इसार राना साहब जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि खान साहब का ट्विटर अकाउंट भी खामोश है, और दूसरा ये है कि उन्होंने ये भी कह दिया कि बड़ी तेज़ी से सुहेल अफरीदी साहब इस्टेब्लिशमेंट के करीब होते दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि किस चीज़ ने इतना बड़ा चेंज जो है वो रिजल्ट किया है पार्टी में, और अब ऑप्शंस क्या आप एक्सप्लोर करेंगे? अब बातचीत ही है, मज़ामत को भूल जाएं, एहतजाज को भूल जाएं? देखिए, ये बिल्कुल गलत है कि सुहेल अफरीदी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट आप किसको कहते हैं? अगर आप फौज को कहते हैं तो फौज तो हम पहले ही कह रहे हैं कि हमारी फौज है। जहां तक बात है सुहेल अफरीदी की, तो उसके खिलाफ कैंपेन इन वफाकी जबान ने शुरू की थी। जिस दिन वो नामजद होता है उसी के साथ ही शुरू हो जाता है तारड़, जो अताउल्लाह तारड़ साहब है, क्या है वो, शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं जी ये दहशत गर्दों का सहूलतकार है, क्या क्या उनको खिताबात देते हैं। तो उसके बाद जाहिर है चीजें खराब हो जाती हैं। अगर वो देखें, सुहेल सियासी वर्कर है और यूनिवर्सिटी लेवल पे सियासत करके यहाँ पे आया है,
और यहाँ पे बदकिस्मती है कि डायरेक्टली उनको जो कन्फ्रंटेशन हुई वो वफाकी वज़रा की तरफ से हुई, और फिर इल्जामात ऐसे लगाए गए कि उस इल्जामात का इनके पास आज तक कोई सबूत नहीं है। तो मामलात इन्होंने खराब किए। फिर मेरे भाई ने जो बात की ना, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने सही कहा था, उन्होंने कहा पूछ के बताऊंगा। तो पूछ इंक्वायरी करके इंक्वायर करके बताऊंगा, इसका तर्जुमा क्या होगा? उसने कोई गलत अंदाज में नहीं कहा था। नहीं शौकत साहब, इस तरह बात नहीं हुई। शौकत साहब नहीं, शौकत साहब बात इस तरह हुई कि पीएम को खुद नहीं मालूम, ये नैरेटिव ये बनाया पीटीआई ने, और वो किसी और से पूछ के फैसले करते हैं। दैट्स व्हाट यू सेड। देखिए देखिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना, सुहेल अफरीदी साहब ने उस वक्त जो बात की, वो एक साफी ने पूछा कि आपने क्या बात, उन्होंने कहा मैंने कहा है कि मुझे मिलना है। तो उन्होंने कहा मैं पूछ कर बताऊंगा। अब ये उनका मतलब हरगिज वो नहीं था, लेकिन वो क्लिक किया मीडिया ने खुद ही, और इनके अपने लोगों ने। ये उज़ैफा साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से, मेरे साथ ही प्रोग्राम में थे, इन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा है। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने इंक्वायर करके, मैंने कहा कि मैं इंक्वायर करके बताऊंगा। तो इसका क्या बताता, यही तो बताता ना, उसके जहन में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन उसको गलत तरीके से लिया गया, उसको गलत सवाल पोर्ट्रे करेंगे। मेरी आदत नहीं है बीच बोलने की, सवाल ही गलत किया आपने। पीएम से सवाल किया कि मेरी दरखास्त का स्टेटस क्या है, और बाहर कह रहे मैंने मुलाकात का। चलें इसका जवाब ले लें, उज़ैफा साहब जवाब ले लें इसका। जी शौकत साहब। भाई आप पहले ऐसे नहीं थे, आप तामुल मिजाज थे यार। नहीं मैं तामुल ही हूँ सर। जी शौकत साहब। आप लोगों के जो ट्विटर हैंडल वाले जो बड़ा वायरल कर देते हैं वन साइड क्लिप, मैंने कहा इसलिए मैं अपना हिस्सा डाल दूं। हमारा ट्विटर इतना तगड़ा नहीं है, हमारा ट्विटर इतना कमजोर है। ठीक है शौकत साहब, आप कंटिन्यू कर लीजिए। मैंने आपसे कहा ना, देखिए जिसका जो मर्जी है उसने वो कर लिया ना, लेकिन जो उसका मकसद था उसका वो नहीं था जो आप लोगों ने लिया। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो बाद में फिर लोगों ने उसका बड़े मजाक भी उड़ाया बड़ा, क्योंकि आप लोग जिस चीज से चिढ़ते थे तो वो जाहिर है फिर सोशल मीडिया ने उसी को उठाया। अगर आप उस पर खामोश हो जाते बात ही खत्म हो जाती। लेकिन यानी वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। कहने का मकसद ये कि देखिए हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। ये जो हमारे हवाले से बार बार कहते हैं कि जी ये दहशतगर्दी के वो है, हामी है, ये दहशतगर्दों के, किस दिन हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि जी आए हमारे साथ बैठे मैकेनिज्म बनाए। ये कहते हैं नहीं मैकेनिज्म बना हुआ। तो देखिए ना, अब ये इस पे क्या था, अगर प्राइम मिनिस्टर जो बुलाया वो चला गया, इसी तरह अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पेशावर में आके मीटिंग रख लेते या वहां उनको ले रख लेते कि जी इसमें मैकेनिज्म पे डिस्कस करते हैं, आ जाए, इतने दिन जाया तो नहीं होते। तो मैकेनिज्म वो तो आपकी मुस्लिम नून ने भी मानी है हमारे साथ, जो हम कह रहे हैं। जो एपीसी हुई वहां पे असेंबली के अंदर, ठीक है, तो उसमें तो गवर्नर साहब भी थे पीपल्स पार्टी के, आपके डॉक्टर इबाद साहब भी थे, और भी लोग थे नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन सब ने मिलकर एक वो बनाया। तो होना तो ये चाहिए था कि आपकी अपनी पार्टी का जो एलामिया था वो तो आप एंडोर्स कर लेते ना, उसको तो मान लेते, लेकिन उसको देखे ना आज तक जवाब नहीं दिया, ना प्राइम मिनिस्टर ने दिया, ना वजीर दाखिला ने दिया। तो अगर वही बात शुरू दिन से हो जाती कि जी आपने एलामिया भेजा है, हमें इस बात पे एतराज है, इस बात पे इत्तेफाक है, बात आगे बढ़ती। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक आग लगी हुई है, दहशतगर्दी हो रही है, वहां हमारे लोग विक्टिम है, और हमें कहा जाता है कि जी ये तो दहशतगर्दी खत्म नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से इस चीज को देखना चाहिए। फिर ये प्रोपेगेंडा कि जी ने 4 अरब रुपए निकाले और वो खा लिए, ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है यार। एक लोग डिस्ट्रेस हो रहे हैं और आप कह रहे हैं जी वो उनके लिए 4 अरब रखे हैं, तो आप कहते हैं जी ये तो देखें तो पहले से मिले हुए थे, ये तो 4 अरब 8 फरवरी को खा गए। कहाँ है वो इख्तियार वली साहब और दूसरे लोग जो इल्जाम लगाते थे? कौन सा पैसा लगाया हमने 8 फरवरी को? तो ये ज्यादती ना की जाए, मतलब जो सियासत को हम अपने हाथों से खराब ना करें। हमें जहां भी जिसकी भी हमें हिमायत हासिल है, लेकिन सबसे अव्वल हमारे लिए डेमोक्रेसी है और जमहूरियत है। मेरे ख्याल से अगर एक दूसरे को हम बर्दाश्त करें या ना करें, लेकिन अगर एक दूसरे की बात ना सुने हम, तो इससे मुल्क को नुकसान होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब मुझे ये बताएं, अब फिर पीटीआई किसका रास्ता देखे, क्योंकि ये भी खबर आई थी कि पीएम से अब मुलाकात करवाई जाएगी अचकजई साहब की,
तो क्या देख रहे हैं कि ये मुलाकात कब होगी? क्या उसमें भी इन्हीं लाइंस पर गुफ्तगू होगी कि कोई रिलीफ दिलवा दिया जाए या फिर कोई गारंटीज़ दे दी जाएं जो कि पीटीआई से मांगी जाती हैं एलिजिडली, कि अगर आपको स्पेस मिलती है आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सियासी बयानबाजियां नहीं करेंगे, आप सेटअप को चलने देंगे? इस तरह की डिमांड्स के ऊपर ये मुलाकात होगी या फिर सिर्फ पार्लिमानी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मामला ही डिस्कस होते रहेंगे इन मुलाकातों में? मैं आता हूँ शाह साहब इस पे, लेकिन पहले जो ज़ैफ़ा साहब और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब बात कर रहे थे सीएम के बयान पे कि वो पीएम पूछ के बताएंगे, देखें ये बिल्कुल इस तरह बात नहीं है। खुद जो वज़ीर आला सोहेल आफरीदी हैं उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद इस पे अफसोस का इज़हार किया था कि मुझे वो बात मीडिया पे और सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस करनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर की, उससे नुकसान हुआ है। क्योंकि उनको भी बाद में एहसास हुआ कि जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग प्राइम मिनिस्टर की हुई और कराई गई पीटीआई के सोशल मीडिया से, उससे नुकसान क्या हुआ कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के राब्ते में एक बिल्कुल तसलसल तो शुरू ही नहीं हुआ ना, कि आप कहें ना कि पीएम ने मुबारकबाद दी थी तो उसके बाद तो आगे चलना चाहिए था, तो वो रुक गया काम। और वो ये हुआ कि सोहेल आफरीदी साहब 7वें आसमान पे चढ़ गए कि पता नहीं मैंने क्या कारनामा अंजाम दे दिया, लेकिन उसके बाद उन्हें ये बतदरीज एहसास हुआ कि उन्होंने अपना नुकसान किया। फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनको फ़ोन करके दावत दे दी ना, तो बीच में जो राब्ते हुए उसने ये नई सिचुएशन पैदा की है जिसको मैं तो खुशाइंद कहूँगा कि क्यों नहीं होने चाहिए सूबाई और वफाकी हुकूमत के राब्ते। चाहे सूबाई पीएमएलएन तो पहले दिन से लेके चल रही थी। नवाज शरीफ ने जब इमरान खान को उस केपी हुकूमत बनाने दी थी पहली दफ़ा 13 में, तो वो उस बात की गमाजी थी कि सादा अक्सरियत नहीं थी लेकिन बड़ी जमात बनी थी पीटीआई, तो उसको तो लेके नहीं चले, धरने आ गए 14 में लेके। उसके बाद आज जो सिचुएशन बनी है तो आपको तो बेहतर अंदाज में चलना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है ना। अब आपको जो मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत करनी है, तो आपके पास पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है। महमूद खान अचकज़ई को इस्तेमाल करें, अलामा राजा नासिर अब्बास को करें, वहाँ मजबूत अपोजिशन भी करें और राब्ते करके वो पॉलिटिकल रास्ता अपनाएं जो तमाम सियासी जमातें अपनाती हैं। लेकिन जब आप बात में करते करते एकदम इमरान खान की तरफ से बात आती है कि जी मैं तो सिर्फ फौज से बात करूंगा, और फौज जवाबन कहती है कि आपने बात करनी है तो हुकूमत से करें, हम बात नहीं करेंगे, और उनकी ये ऑफर आज भी मौजूद है और उसमें तब्दीली ये भी नहीं आई कि हमसे बात कर लो, नहीं कर रहे वो लोग। उन्होंने कहा जी आपने जो करना है आपस में तय करें। और फिर वो एक स्टैटिक पोजीशन है कि जिस तरह फौज कहती है कि अवाम में और फौज में दरारें डालने की हम कोशिश नहीं आपकी कामयाब होने देंगे, तो वो नहीं होने दे रहे, इसीलिए मुलाकातें भी रोक दी। अच्छा, अब वो बात मसला है गारंटी का। गारंटी इमरान खान की इनकी पूरी पार्टी नहीं दे सकती जब तक इनमें से 4-5 लोग ये चुन के हौसला ना करें कि खान साहब को जाके सच बताएं कि हम कहां खड़े हैं, और फिर उनसे राय ली जाए कि कोई एक बंदे को इख्तियार दे दें कि वो फैसले कर सके। हम हर बात में कहते हैं कि आपसे आके बात करेंगे और गवर्नमेंट रास्ता रोक देती है, तो मुज़ाकरात में भी तातुल आ जाता है और फायदा भी कोई नहीं होता। तो 2.5 साल तो इमरान खान को करा दिए जेल में, अब तो 2.5 साल के बाद का अगला पीरियड 5 फरवरी के बाद आई थिंक शुरू हो चुका हुआ है। तो ये तो पीटीआई की क़यादत का अपना सोचने का काम है कि वो इमरान खान की भलाई कर रहे हैं या सोशल मीडिया के प्रेशर में आके उनका नुकसान कर रहे हैं। लेकिन राना साहब, अगर वो खबर ठीक है कि मियां साहब के कॉन्फिडेंस से अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर बने हैं, तो फिर तो शहबाज साहब से जो उनकी मुलाकात होगी उसमें तो फिर बड़े ब्रेक थ्रू होने चाहिए। नहीं, मैं नहीं समझता कि वो नवाज शरीफ साहब का उसमें कोई भी किरदार है अपोजिशन लीडर बनने में, मैं बिल्कुल नहीं इस बात को समझता। हाँ, जब ब्रेक थ्रू की तो बात यह है कि चाहे अभी मेरी और आपकी गुफ्तगू के दरमियान में प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम और वो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में चले जाएं, क्योंकि अभी 2-3 दिन हैं, वो फिर उनका यूरोप का ट्रिप आ रहा है, फिर आगे चली जाएगी। वो तो उन्होंने जो खत लिखा है वो तो इमरान खान से मुलाकात और उनकी मेडिकल सहूलियात के लिए है ना, मतलब राब्ता कराने का है। वो तो प्राइम मिनिस्टर वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह ने जो बात कही वो सियासी तौर पे सोच विचार करके कही गई कि गुडविल जेस्चर दिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर चले जाए। पहले भी जाते रहे हैं, नवाज शरीफ भी जाते रहे हैं बेनजीर भुट्टो के पास चल के, कोई ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ चल के इमरान खान के पास भी बनी गाला चले गए थे। अगर अब शहबाज शरीफ आ जाएंगे, वो तो उमर अयूब को भी ऑफर करते थे, वो जवाबन चोर डाकू कह के हर चीज को खराब कर देते थे उमर अयूब साहब। ये बात महमूद खान अचकज़ई से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे तो वो आगे से कहेंगे मैं नहीं मिलता। अगर वो पीटीआई से मिल लेते हैं तो शहबाज शरीफ से क्यों नहीं मिलेंगे, और वो एक नए दौर का आगाज होगा, और यही हमें चाहिए जमहूरियत के अंदर। सही, ठीक 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 है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद थे, अलावा हुज़ैफ़ा रहमान साहब, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद थे। अब देखना यह है कि अचकज़ई साहब की जो मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर साहब से, उसमें पीटीआई कितना रिलीफ हासिल करने में कामयाब होती है। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।